फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सभी भोज बीएड और डीएड के स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सबके डिमांड्स पर मैंने जो है प्रवेश परीक्षा इट मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैंने पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूं। हम लोग प्रैक्टिस सेट पर हम लोग काम करेंगे। प्रैक्टिस सेट में आपको डेली 2 क्लास दूंगा, एक जो कि बेसिक्स रहेंगे जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, सीडीपी की जिसे आप लोग कहते हैं शैक्षिक अभिरुचि कहते हैं आप लोग। दूसरा रहेगा आपका मैथ्स और रीजनिंग। ये दोनों जो हैं किस में बेस्ड रहेंगे, आपके 30 मार्क्स के आते हैं और मैथ्स, रीजनिंग और सीडीपी ये दोनों ही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास लेके आ गया हूं मैं आप सबके लिए शैक्षिक अभिरुचि, जिससे आप लोग कहते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसकी फर्स्ट क्लास रहेगी। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें क्योंकि ये क्लास बेस्ट क्लास है, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूँ। मैंने भी बीएड से पेपर दिया है, सिलेक्ट हूँ और मेरा बीएड कंप्लीट भी हो चुका है। अभी हम लोगों का 1 तारीख को दीक्षांत समारोह है, उसके वीडियो में आप लोगों को जरूर इस चैनल पर अपलोड करूंगा। दीक्षांत समारोह हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए हमें भोपाल बुलाया गया है, ठीक है। और मैं टीचर भी हूँ फ्रेंड्स, सिलेक्टेड हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ स्टेट में। ये फर्स्ट क्लास रहेगी आप सबके लिए। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबकी तैयारी हो सके। ये दोनों क्लास रहेंगी बीएड और डीएड के रिगार्डिंग, ठीक है। शाम को मैं मैथ्स और रीजनिंग लेके आऊँगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे आप लोगों के लिए। देख पा रहे हैं आप लोग पहला क्वेश्चन, विकास के, ये पहला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बाल विकास पे बेस्ड रहेगा, वृद्धि और विकास पर। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है प्रश्न को पहले ध्यान समझना। विकास के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका अभूतपूर्व योगदान है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि विकास क्या होता है, पहले समझ लीजिए। हम जो है आज बेस्ट 15 क्वेश्चन करेंगे। बेस्ट 15 क्वेश्चन में आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार करूंगा, लगभग 40 से 50 प्रश्न उसमें तैयार हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन और साथ में एक्सप्लेनेशन दोनों साथ साथ में हम लोग करते रहेंगे। विकास क्या है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। विकास क्या है? विकास फ्रेंड्स जो होते हैं, विकास गुणात्मक और मात्रात्मक, इट मीन्स गुणों पर आधारित और मात्राओं पर आधारित दोनों हो सकता है। आ रहा समझ में? और विकास जो होता है जन्म के बाद नहीं होता, जन्म पर्यंत, इट मीन्स जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये बॉम टू टॉम चलता है विकास, बॉम टू टॉम। आ रहा है समझ में आपको? बॉम टू टॉम मतलब क्या है? आपके गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया क्या है आपकी? कब्र तक की प्रक्रिया क्या है आपकी? विकास है। अर्थात आप लोगों ने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। अभिमन्यु ने बहुत सारी चीजें अपने गर्भ में ही सीख ली थी, वो सब क्या है? विकास है। क्या है वो? विकास। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या कि विकास गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो विकास समझ में आ गया आपको। वृद्धि भी आगे बताऊंगा। विकास गुणों पर आधारित होता है और मात्राओं पर भी आधारित होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चे को देखते शायद उसकी माता बोल देती है कि बच्चा जो है होनहार होगा। कहते हैं ना, होनहार विद्वान के होठ चीकने पात, है ना, उसके गुणों को देखकर, तो वो विकास है। क्लियर है? चलिए, तो विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? पियाजे का। किसका है? पियाजे, जीन पियाजे। क्या याद रखना? जीन पियाजे। जीन पियाजे का एक सिद्धांत और आप लोग याद रखना। जीन पियाजे का सिद्धांत आता है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसे हम लोग कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबको सारी चीजें सिखा रहा हूं। मैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं इसे, पियाजे का, ठीक है ना, याद रखोगे। अभी हम इनके ऊपर भी डिपेंड रहेंगे, चर्चा करेंगे सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सबके ऊपर। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। क्या हो जाएगा? पियाजे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ही बता देना। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। थॉर्नडाइक। इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने सिद्धांत दिया प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इनके बहुत सारे सिद्धांत थे, पर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया है, ठीक है ना। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी दिया है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या कहता है? ध्यान देना, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने? बिल्ली पर, ठीक है, बिल्ली पर प्रयोग किया। और साथ साथ में पियाजे हैं,
स्किनर हैं, इन्होंने अपने अपने प्रयोग किए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किस पर है, थॉर्नडाइक का है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने जो बात बोली ना, इस पे वेस्ट ये ध्यान रखना कि जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पठन विकार कहलाते हैं। ये क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, एक पठन विकार है, ये विकार है, ठीक है ना। ये सारे विकार कर लेते हैं, ठीक है। गणितीय विकार सबसे पहले देखेंगे आप लोग, गणितीय विकार क्या है। जो गणितीय विकार होता है उसे कहते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, गणितीय विकार को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, गणितीय विकार को कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, डिसकैलकुलिया। कैसे समझोगे आप लोग, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इट मींस, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किसमें होता है फ्रेंड्स, गणित में। तो गणितीय विकार क्या होगा आपका, डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका पठन विकार, ये तो समझ गया डिसलेक्सिया। एक और होता है आपका लेखन विकार। लेखन विकार उससे क्या कहते हैं, ये सब पीडीएफ में आपको कहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी आप लोग, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप लोग जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। लेखन विकार उससे कहते हैं डिसग्राफिया। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, डिसग्राफिया। आप लोग मेरे साथ बोलते जाना तो समझ में आते जाएगा, डिसग्राफिया। अब कैसे याद रखेंगे इसे, आप लोग ध्यान से देखना, याद रखने का तरीका बताता हूँ। ग्राफिया मतलब ग्राफ, क्या, ग्राफ। और ग्राफ किसमें होता है भाई, लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ मतलब लिखना, इट मीन्स लेखन विकार हो गया। तो दो विकार यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, गणितीय विकार और पठन विकार, और साथ में लेखन विकार। क्लियर है, चलिए। अच्छा, भाषा संबंधी विकार भी आता है, जैसे अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेजिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लूंगा आपके साथ में। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को होना चाहिए, किन के साथ होना चाहिए, विशेष इट मीन CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड। आप लोगों को पता होना चाहिए CWSN का फुल फॉर्म क्या है, मैं फुल फॉर्म भी कराऊंगा आप लोगों को। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड मतलब विशेष आवश्यकता वाले छात्र। भाई जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनको किसको साथ रखोगे आप लोग, एज अ शिक्षक सोचिए, एज अ टीचर सोचिए। आप लोगों को शिक्षक बन के नहीं रहना है क्लास में, आप टीचर जरूर हो पर क्लास में आपको टीचर बन के नहीं रहना है। पेपर देते समय आपको सोचना है कि आप एक सुविधादाता हैं, फैसिलिटेटर। क्या, फैसिलिटेटर इट मीन्स सुविधा दाता। तो सुविधा दाता क्या होगा, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र होंगे उनको अपन लोग क्या करेंगे, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ हम लोग उनको ज्यादा रखेंगे, ताकि वो उनकी क्या कर सके, उनके साथ रह सके। सहानुभूति का काम नहीं है यहाँ पर, उनका सहयोग कर सके, ठीक है, पर सहानुभूति नहीं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लूंगा मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति, याद रखना किंडरगार्टन पद्धति। मैं यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पद्धतियों के बारे में आपको चर्चा करूंगा, ठीक है ना। देखिए फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन पद्धति के बारे में बताया है, याद रखना फ्रॉवेल का किंडरगार्टन मेथड। ये क्या है, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, तथ्य पर आधारित, इनको याद रखना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट बताता हूं, जैसे आप ध्यान रखना खेल पद्धति इसे दिया है कुक ने। किसने दिया है, कुक। याद रखना किसने दिया है, कुक। कैसे याद रखोगे, एलिस्टर कुक एक बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी थे, खेलते थे, इसलिए कुक से याद रखना, कुक ने दिया खेल पद्धति। इसके बाद याद रखना एक और पद्धति बताता हूं आपको मैं, चलिए करते जाएंगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लूंगा आपके लिए मैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, क्यों नहीं आता बताओ। मान लीजिए आप किसी बच्चे का पेरेंट्स हैं, वो आपसे विद्यालय में मिलने क्यों नहीं आएंगे, कारण क्या है, आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आपका कार्य क्या है कि आप उनसे स्वयं मिलने जाएं। मान लीजिए कोई बच्चा स्पेशल है या फिर ऊधमबाज है, तो आप क्या करेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे कि उसका कारण क्या है, वो डेली स्कूल क्यों नहीं आता है, ठीक है ना, उनका छात्र स्कूल क्यों नहीं आता, कारण जानने के लिए आपको पेरेंट संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे को दंड देंगे, दंड बिल्कुल नहीं देना है, बच्चे को आप लोग बिल्कुल भी दंड नहीं दे सकते, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 7 लूंगा आप लोगों के लिए मैं। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हम आज वृद्धि विकास कर रहे हैं, आप सबको पता है, तो इसमें बहुत सारे नाम अलग अलग होते हैं, तो मैं कुछ विशेष नाम लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। किशोरावस्था को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, शैशवावस्था को क्या कहते हैं, वो ये पर लोग देखेंगे। बाल्यावस्था की आयु आप लोगों को पता होना चाहिए, 6 से 12 वर्ष की आयु होती है बाल्यावस्था की, ठीक है ना। उसके पहले शैशवावस्था रहता है। टोली आयु नहीं, जीवन की अनोखा काल
नहीं। बक्की अवस्था नहीं, उपरोक्त सही, बिल्कुल सही। टोली आयु भी कहते हैं इसे, जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, बक्की अवस्था भी कहते हैं। क्यों? आप ध्यान से सुनना। जब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, आप लोग अपने मोहल्ले में देखते होंगे ग्रुप बना के रहते हैं बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर, है ना, तो उसे टोली आयु कह दिए। उसके बाद जीवन का अनोखा काल, ये उनके लिए बहुत अनोखा होता है, अद्भुत होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें सबसे ज़्यादा सीखते हैं और उन्हें किसी प्रकार की जीवन की समस्या नहीं होती। क्लियर है? बक्की अवस्था, इसमें वो आधा बोलते हैं आधा नहीं बोल पाते, है ना, तो कुछ चीज़ें बोल पाते हैं, कुछ चीज़ नहीं बोल पाते, इसलिए इसे जो है बक्की अवस्था भी कहते हैं। तो बाल्यावस्था को 3 नाम से भी जाना जाता है, टोली आयु, जीवन का अनोखा काल और बक्की अवस्था। क्लियर है? अच्छा, चलिए शैशवावस्था बता देता हूं आपको। शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, याद रखना, ये होती है जन्म से लेके, जीरो नहीं, याद रखना ध्यान से, जीरो नहीं बोलते कभी भी, क्या होता है जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु क्या होती है आपकी, शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था बता दी है मैंने। किशोरावस्था 12 से लेके 18 साल तक। क्लियर है? फिर 18 से लेके 35 साल तक परिपक्वावस्था और 35-70 तक उसके बाद आपकी वृद्धावस्था की शुरुआत हो जाती है। क्लियर है? तो ये अवस्था आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अधिक विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, मैंने पहले बता दिया आपको, 6 से 12 साल, 6 से 12 साल। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक बालक के किस अवस्था में होती है? ध्यान से समझना। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, कुछ भी हूं जैसी प्रबल सूचक, मतलब बच्चा खुद से प्रश्न करता है, दुनिया से प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं। उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कारण से इस धरती पर आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या काम है मेरा। ये सारे प्रश्न जो होते हैं ना, किशोरावस्था में उठते हैं, किशोरावस्था में। क्लियर है? किशोरावस्था जो होती है सबसे द्वंद्व वाली अवस्था होती है, तूफान भरी अवस्था होती है। याद रखना, कौन सी अवस्था होती है? तूफान वाली अवस्था। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि तूफान वाली अवस्था कौन सी होती है, तो आप बताएंगे आप लोग किशोरावस्था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लूंगा मैं। एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? याद रखना 9 पाउंड। कितना? ये तथ्यात्मक प्रश्न है। 9 पाउंड होता है एक नवजात शिशु का भार, और मस्तिष्क का भार 3 पाउंड होता है। याद रखना, मस्तिष्क का भार 3 पाउंड होता है। प्रश्न पूछा हुआ है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो बताएंगे आप 3 पाउंड। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 11 लूंगा। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यहाँ पर मैं 2-3 आपकी परिभाषाएं क्लियर करा दूंगा। सीखना एक विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा है। याद रखना, अब आपको सिखाता हूँ मैं गिलफोर्ड का। मान लीजिए मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उसने मुझे फिर थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो सीखना क्या है समझना। गिलफोर्ड कहते हैं सीखना वो एक, आपने प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पढ़ी है ना, वैसी ही परिभाषा है गिलफोर्ड का। ठीक है ना? गाल पर फोड़ना, गाल पर फोड़ना, अर्थात यदि हमने किसी कुछ सीखना है तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गाल पर फोड़ना, गिलफोर्ड की बात में ध्यान रखना कि मैंने किसी को मारा और उल्टे उसने मुझे मार दिया, मैंने किसी को कुछ दिया और उसने मुझे कुछ दे दिया, तो वो सीखने की प्रक्रिया है। सीखना और परिपक्वता दोनों में अंतर है। सीखना जीवन पर्यंत चलती है और परिपक्वता जैसे एक समय के बाद खत्म हो जाती है। अब समझना, मान लीजिए कोई बीमार है, तो बीमार होने के बाद, बीमार होने में उसकी अवस्था परिवर्तित हुई, पर बीमार जैसे होने के, बीमार खत्म हो गया मतलब सुधर गया, तो वो ठीक हो गया, मतलब सीखना नहीं है, वो क्या है? परिपक्वता है। क्लियर है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, परिपक्वता एक निश्चित प्रक्रिया तक चलती है। ठीक है ना? इसके बाद वुडवर्थ क्या कहते हैं? सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है ना? चलिए इसके साथ साथ क्रो और क्रो एक पति पत्नी है, ध्यान रखना। ठीक है ना? इसको अच्छा, इसकी परिभाषा बताता हूं आपको। इनकी परिभाषा सीखने के लिए ये कहते हैं कि ज्ञान, अभिवृत्ति के समुचित संयोग से जो प्रक्रिया होती है वो क्या है? सीखना है। तो 2 कागले आज 3 बातें बताते हैं। जान, कौन सी? जान, ज्ञान, अभिवृत्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी सीखना कहलाती है। ठीक, 2 कागले, कौआ, क्रो। ठीक है? आगे 12वां नंबर प्रश्न देखेंगे अपन लोग। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या है? फ्रेंड्स, आप सबको मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चिंतन की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या हो? ध्यान रखना, चिंतन और एक कल्पना दोनों में अंतर है। मैं अंतर बता देता हूँ आपको। ये मेरी क्लास की सबसे बड़ी बात यही है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देता हूँ। चिंतन ध्यान रखना साथियों, चिंतन कल्पना पर आधारित नहीं होता, चिंतन वास्तविक होता है। चिंतन क्या होता है? वास्तविक। और कल्पना जो होता है ना, ये वास्तविक नहीं होता, ठीक है ना। कल्पना अलग है और चिंतन अलग है, ठीक है। तो चिंतन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि समस्या समाधान, बिल्कुल सही है। इसमें विचार भी आता है, कल्पना नहीं आएगा, ठीक है ना। सृजनात्मकता भी आ जाती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा समस्या समाधान। समस्या समाधान में विचार भी आ जाएगा और सृजनात्मकता भी जाएगी, पर चिंतन में कल्पना नहीं आएगा, ये याद रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लूंगा। बालक का विकास परिणाम है किन किन चीजों का? याद रखना, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई वंशानुक्रम और पर्यावरण, इट मीन्स इन्वायरमेंट। पर्यावरण और वंशानुक्रम का जो मिला जुला संयोग है, अंतःक्रिया है, वो होती है आपकी विकास। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास किसका परिणाम है? तो विकास जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम। मैंने पहले ही बताया है आपको कि अभिमन्यु जो था उसमें वंश में ही पहले था, मतलब गर्भ में था और बहुत सारी चीज़ सीख गया था, और जैसे ही वो वातावरण में आया तो और चीज़ें वो सीखने लगा। इसका मतलब क्या है कि विकास जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का अंतःक्रिया का फलस्वरूप होता है, ठीक है। पर वृद्धि वातावरण पर आधारित होता है, वृद्धि बता दूंगा आपको मैं भी। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? मानसिक विकास मतलब मेंटली को क्या क्या, आप खुद बताइए। मानसिक विकास को क्या क्या प्रभावित कर सकता है? वंशानुक्रम बिल्कुल सही है, परिवार का वातावरण बिल्कुल सही है, परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी, इसमें मतलब उपरोक्त सभी इसके अंदर ये तीनों आ जाएंगे। तो मानसिक विकास को और साथ साथ में शारीरिक विकास को भी क्या वंशानुक्रम प्रभावित करेगा, परिवार का वातावरण ही प्रभावित करेगा, बिल्कुल परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करेगी, ठीक है ना। तो याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन लेंगे। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी बिल्कुल सही, ये सभी होने चाहिए। आपको एक अपने संवेगों पर नियंत्रण करने वाला एक शिक्षक होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आपको फैसिलिटेटर अर्थात सुविधा ज़्यादा होना चाहिए शिक्षक को। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, वो भी लेके आया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बालकों में अधिगम के विकास से निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम अर्थात सीखना। याद रखना, अधिगम मतलब सीखना होता है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? अधिगम के विकास से निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, अर्थात आप लोगों ने बाला नाम सुना होगा। बाला क्या होता है बताइए? बाला का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप लोग बाला का फुल फॉर्म बताएंगे कि बाला क्या है। बाला का फुल फॉर्म बताएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है कि बाला का फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे, बाला का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। बाला का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देख लेके आएंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये थे टॉप 16 क्वेश्चन। अच्छा, वृद्धि के ऊपर बताना था मुझे, वृद्धि क्या है? ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। वृद्धि जो होता है ना, ये जन्म की बात शुरू होता है एवं निश्चित आयु तक चलता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है। हम इसकी संख्या जैसे बताइए, शारीरिक भार में, लंबाई में, आयु में बढ़ोतरी होना ही क्या है? वृद्धि है। वृद्धि विकास का ही एक रूप है, ना कि विकास वृद्धि का रूप है। क्या बोला मैंने? कि वृद्धि विकास का एक रूप है। वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि में आयु, लंबाई, वजन इत्यादि में बढ़ोतरी होती है। हम इस संख्या पर आधारित होता है वृद्धि। क्लियर, एक निश्चित आयु तक चलता है। पर विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, बॉम्ब टू टॉम वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक वाली प्रक्रिया है। तो ये थी वृद्धि और विकास में भी अंतर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। आप लोग ये टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ में भी थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। सो फ्रेंड्स, आप सबका धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।